नमस्कार साथियों, बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक चल रही है। उसमें अपन ने मेवाड़ राजवंश, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और राजस्थान का सामान्य परिचय, इसके अलावा मारवाड़ राजवंश और इसके अलावा चौहान वंश और कछवाहा वंश का अध्ययन भी कर लिया है। इसके अलावा अपन इस वीडियो में आगे चलते हैं और यह जो पुस्तक हैं आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। RS, SI, वीडियो, LDC, CET, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट जैसे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली किताब है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कछवाहा राजवंश, अमेरिका राजवंश सब पढ़ लिया है अपन ने पिछले वीडियो में। अब शुरुआत करते हैं भरतपुर के जाट जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक कौन कौन रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। तो श्री कृष्ण से जोड़ने वाले कौन थे? जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को किसका संबंध रखते हैं? चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित बताते हैं। विजय राज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। तो विजय राज जो शासक रहा है जैसलमेर का, उसके समय से भाटियों का नियमित इतिहास भी मिलता है। तो भाटी राजवंश का शासन कहाँ पर था? जैसलमेर रियासत पर था। विजय राज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजय राज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो जो गौरी थे, मोहम्मद गौरी की तरफ से उस गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था विजय राज का जो पुत्र भोज था। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ। जैसल ने जैसलमेर की नींव लिखी। कब लिखी? 1285 ईस्वी में। 1185 ईस्वी में जैसलमेर का किले का निर्माण भी राव जैसल के द्वारा ही करवाया गया। जैसलमेर के किले का इतिहास 28 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका कब हुआ था? जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था। दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। तो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। पहला अलाउद्दीन खिलजी के समय मूलराज ने आक्रमण किया था। और शासक कौन थे? दूसरे शाखा किसमें? रावल दूदा। तीसरा अर्ध शाखा हुआ था 1550 ईस्वी में, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण थे और कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजय रहे थे, अतः जोर यहाँ पर नहीं हुआ। यह घटना अर्ध शाखा की कही जाती है। अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हरराय भाटी ने अकबर की दीनता स्वीकार की। तो अकबर की दीनता स्वीकार करने वाला भाटी राजवंश का कौन सा शासक था? हरराय भाटी। कब? 1570 ईस्वी में उसने अधीनता स्वीकार की और उसके साथ अपनी पुत्री का भी विवाह किया। तो अकबर के साथ पुत्री का विवाह किसने किया था? हरराय भाटी ने। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह था। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह रहा। भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक कौन थे? जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कब? जाट एक कृषक जाति थी। जाट कैसी जाति है? एक कृषक जाति, जिसमें एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में इसका उत्थान हुआ था। और 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने, मथुरा क्षेत्र जो भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, भरतपुर धौलपुर के क्षेत्रफल में अपने नेता जो किसको चुना गया? गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। तो किसने जारी रखा? राजा राम ने। और 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व भी प्रदान किया था। जाटों को नेतृत्व किसने प्रदान किया? चूड़ामन ने। उसके भतीजे कौन थे? राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया 1688 ईस्वी में। चूड़ामन शासक बनता है 1695 ईस्वी से 1721 ईस्वी में। तो जाट राजवंश की जो रियासत थी भरतपुर, उसके शासक बनते हैं 1695 से 1721 तक चूड़ामन रहे। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन थे? चूड़ामन। तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन बने? चूड़ामन बने। चूड़ामन ने अपने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाके में धावा बोलकर शक्ति को झकझोर कर दिया मुगलों की, और मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा। तो कछवाहा राजवंश को भेजा था? बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने अपनी शक्ति प्राप्त की और थोन नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। तो थोन किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? चूड़ामन के द्वारा निर्मित किया गया था। बदन सिंह 1723 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक शासक रहते हैं। बदन सिंह कौन थे? तो जाट नेता चूड़ामन का ही उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी एवं जागीरें भी प्रदान की। तो ब्रजराज की उपाधि किसके द्वारा दी थी? स्वाई जयसिंह के द्वारा बदन सिंह को दी गई थी। 1723 से 1756 ईस्वी तक शासक रहते हैं। बदन सिंह ने डी को अपना निवास बनाया। तो डी का किले का निर्माण भी बदन सिंह के द्वारा ही करवाया गया। वहाँ एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनवाए और बाग बगीचे भी लगवाए। डी के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, भेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो
कुमेर, भरतपुर, वेर में भी दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। और डी, बदन सिंह का समर्थन किसने किया था? स्वाई जय सिंह ने किया था। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था, उसने जाट, कछवा, मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। तो जाट, कछवा, मैत्री का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? बदन सिंह के शासनकाल में हुआ था। 1756 ईस्वी में डीग में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक बनते महाराजा सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी में। महाराजा सूरजमल कौन थे? बदन सिंह के शासक रहे थे 1723 से 1756 ईस्वी में। बदन सिंह के पुत्र थे और उसका उत्तराधिकारी भी थे। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनवाया। तो इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण भी किया और जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध 1743 ईस्वी से 50 ईस्वी में किसके बीच में होता? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य यह उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था। ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था किसने? सूरजमल जाट ने। 1766 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया था। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया था, लेकिन मगर मराठा जो सेना नायक सदाशिव राव भाव थे उसके व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर वापस लौट आए थे। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 ईस्वी में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। तो किस युद्ध में? रुहेलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए इनको वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? सूरजमल जाट 1763 ईस्वी में। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी कौन था? नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। तो सूरजमल की प्रतिद्वंदी कौन था इस युद्ध में? नजीब खान था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण भी है। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हैं कि कालिका रंजन कानून को लिखते हैं कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। तो किसमें? कालिका रंजन कानून को कहते हैं कि जो सूरजमल जाट थे उनमें अपनी जाति के सभी गुण थे, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना उसमें विद्यमान थी। इसके साथ ही भरतपुर राजवंश समाप्त होता है। आगे चलते हैं करौली का यादव राजवंश। करौली का यादव राजवंश में किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई उनका अध्ययन करते हैं। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित मानते हैं। तो मथुरा की जो सूरसेन शाखा है उससे संबंधित करौली का यादव राजवंश मानता है। तो यादवों का शासन कहाँ पर था? करौली पर था। अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। तो करौली के यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी में की थी। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। तो कल्याणपुर किसने बसाया था? 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल के द्वारा बसाया गया, जो वर्तमान में करौली के नाम से प्रसिद्ध है। और 1040 ईस्वी में करौली की स्थापना किसने की थी? विजयपाल। यादव वंश की स्थापना विजयपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। तो करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? धर्मपाल द्वितीय। ये प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी भी बनाया था। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण भी करवाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। तो मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे? गोपाल पाल। करौली को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? धर्मपाल द्वितीय। इसके अलावा कल्याणपुर नगर किसने बसाया? तो अर्जुन पाल ने। कब बसाया? 1348 ईस्वी में। 1040 ईस्वी में विजयपाल ने यादव वंश की स्थापना भी की थी। महाराजा हरबख्श पाल जो अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश भी की थी। तो नरसिंह पाल की जो मृत्यु के बाद वहाँ के शासक 1852 में थे, उससे पहले लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने करौली का विजय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश भी ली, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल करौली का शासक बनाया गया। तो मदन पाल 1854 से 1869 ईस्वी में शासक रहता है और 1857 की क्रांति भी इसी के समय हुई थी। इसके बाद में अध्ययन करते हैं परमार राजवंश। परमार राजवंश कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? परमार राजवंश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। तो परमार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन कहाँ पर था? आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रत्यारों की शक्ति को कम करने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति भी में वृद्धि हो गई। आबू के परमारों का अध्ययन करते हैं। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज था। तो आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन बना? धूमराज बना। लेकिन इनकी वंशावली किससे में से उत्पल राज से प्रारंभ होती है? तो संस्थापक कौन था? परमार वंश का धूमराज था। इनकी वंशावली किसके समय से शुरू होती है? उत्पल राज के समय से प्रारंभ होती हैं। पड़ोसी होने के कारण आबू परमारों
गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी। तो आबू के शासक धरणीवराह को किसकी शरण लेनी पड़ी? राष्ट्रकूट धवल को। किसने आक्रमण किया था? मूलराज सोलंकी ने, गुजरात के शासक ने। लेकिन कुछ समय बाद धरणीवराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य का जो प्रपौत्र था धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी में आबू के परमाणु का शक्तिशाली शासक बनता है। तो विक्रमदेव जो शासक थे उनके प्रपौत्र जो धारावर्ष थे 1163 ईस्वी से 1219 ईस्वी में आबू के परमाणु का शक्तिशाली शासक बनते हैं। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। तो मोहम्मद गौरी के जो विरुद्ध युद्ध हुआ था गुजरात का, उसने सेनापति के रूप में इसने सेनापति भूमिका निभाई थी। इसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। तो जो सोम सिंह थे, सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसई नामक नेमिनाथ का मंदिर भी किसने बनाया? इसने ही बनाया था। 1311 ईस्वी में के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमाणु की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। तो नाडोल के जो चौहान शासक थे राव लुम्बा, उन्होंने परमाणु की जो राजधानी थी राजधानी चंद्रावती पर अधिकार किया और वहां पर चौहान प्रभुत्व की स्थापना भी कर दी थी। कब? 1311 ईस्वी में नाडोल के चौहान। मराठों का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो औरंगजेब। अब पढ़ते हैं, सभी शासकों का अध्ययन कर लिया है अपन ने, सभी मुख्य जो शासक थे उनका अध्ययन अपन ने इस वीडियो में कर लिया है। आगे चलते हैं, मराठों का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था और इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक गृह कलह के कारण राजपुताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया और राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र बन गए। वहाँ पर था सर्वप्रथम मराठों का हस्तक्षेप कहाँ पर हुआ? बूंदी में, फिर जयपुर, फिर जोधपुर में हुआ था। बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष क्या, उसके बारे में जानते हैं। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। सवाई जयसिंह की बहन का विवाह जयपुर में बूंदी में कर दिया था बुद्ध सिंह के साथ में। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। महाराजा बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन जो कछवाई रानी थी उससे घृणा करने लगा और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कौन? महाराज जो बुद्ध सिंह थे बूंदी के, वो जो कछवाई रानी से घृणा करने लगा और चुंडावत जो रानी थी उससे इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी से उत्पन्न पुत्र जो भवानी सिंह तो अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। तो बुद्ध सिंह ने कछवाई जो रानी थी उसका पुत्र भवानी सिंह को अम्रकवरी थी, भवानी सिंह को अपने पुत्री मानने से भी इनकार कर दिया था। इस पर जय सिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया था, सिंहासन से निष्कासित करने का निश्चय कर लिया था। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी भी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसके अनुपस्थिति में जय सिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसमें बूंदी पर अधिकार कर लिया और दलेल सिंह को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। तकरवड़ के जागीरदार हाडा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1723 ईस्वी में बूंदी का गद्दी पर बैठा दिया गया। तो कड़वड़ के जो जागीरदार थे हाडा सालिम सिंह, उसके जो द्वितीय पुत्र थे कौन थे? दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और जय सिंह की इस कार्रवाई में ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 ईस्वी में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह भी दलेल सिंह के साथ कर दिया और जो बूंदी का शासक बनाया था उसने दलेल सिंह को उसके साथ अपनी पुत्री जो कृष्णा कुमारी थी उसका विवाह भी कर देता है। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने है तो भवानी सिंह की भी हत्या करवा दी। जो भवानी सिंह किसका पुत्र था? कछवाई रानी, जो उसकी बहन थी कछवाई रानी, उसका पुत्र था, उसकी भी हत्या करवा दी। किसने? जय सिंह ने। इस घटना ने कछवाई रानी को जय सिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई करती। तो राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने कब? 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को बूंदी पर चढ़ाई की। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। तो बूंदी पर मराठों का अधिकार कब हो गया था? 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को। बूंदी में महाराव उमेद सिंह कौन थे? बुद्ध सिंह का ही पुत्र था और इसमें बुद्ध सिंह
जो अफीम और शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बुद्ध सिंह का पुत्र कौन था? उमेद सिंह। उमेद सिंह का शासन स्थापित हो गया। कब? बूंदी में महाराणा उमेद सिंह का मराठों का अधिकार होने के बाद। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर को राखी बांधकर उसे अपना भाई भी बनाया था। होलकर को राखी बांधकर किसने बनाया था? कछवाई रानी ने। चूंकि उमेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया, और प्रताप सिंह दलेल सिंह का ही बड़ा भाई था। प्रताप सिंह कौन था? दलेल सिंह का बड़ा भाई था, उसको वहां का शासन कार्य सौंप दिया गया। हुर्रा सम्मेलन क्यों होता है? हुर्रा सम्मेलन मराठों को रोकने के लिए होता है। इसमें कौन कौन से शासक शामिल होते हैं? मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में मराठों के रोकने में मुगल शासक की असफलता था। राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप से ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी थी। उसमें राजस्थान इस प्रचलन में नहीं था, उसमें तो राजपूताना के नाम से जाना जाता है राजस्थान। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुर्रा में एकत्रित करने का प्रयास किया। तो हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था? 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुर्रा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जो कहाँ पर? भीलवाड़ा में पड़ता है, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जो अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह शामिल हुआ था, नागौर के बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए थे। ये शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। हुर्रा सम्मेलन में कौन कौन से शासक सम्मिलित हुए थे? अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। सम्मेलन में सवाई जयसिंह जयपुर के शासक शामिल थे, जोधपुर के अभय सिंह शामिल थे, नागौर के बख्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह शामिल था। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, इसलिए 17 जुलाई को इसकी डायरेक्ट तारीख मानी जाती है। 17 जुलाई 1734 को हुर्रा सम्मेलन आयोजित हुआ था। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक शर्तें क्या रखी गई थी समझौते में? तो सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोह को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ किस स्थान पर? रामपुरा में एकत्रित होंगे, और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को वहां पर भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर भी नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक अपने स्वार्थ थे, इसलिए उन्हें में एकजुटता स्थापित होना मुश्किल था। हुर्रा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। इसके बाद जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष कब होता है? तो 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्रकौरी बाई से विवाह कर लिया था। कब? जयपुर का देबारी जो समझौता हुआ 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने कहा था कि मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह की जो पुत्री थी चंद्रकौरी से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही शासक बनेगा, लेकिन उसने विश्वासघात कर दिया था। विवाह से पूर्व जयसिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही थी। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जयसिंह की जो खींची रानी थी सूरज गवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ, और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकौरी से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह 1728 में कौन पैदा हुआ? माधो सिंह, और 1722 में ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ जाता है। तो क्योंकि बनना कौन चाहिए था देबारी समझौते के तहत? माधो सिंह, लेकिन बैठ कौन जाता है? ईश्वरी सिंह। किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी में इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा कर दिया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए, और माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर शामिल हो गए, से सैनिक सहायता प्राप्त की गई, और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन भी माधो सिंह के द्वारा देने का प्रस्ताव रखा गया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया के साथ में कौन जुड़ गए? ईश्वरी सिंह, और मल्हार राव होलकर माधो सिंह की ओर से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी। तो फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई की थी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से, मराठा साथी कौन थे? राणोजी सिंधिया से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा। कालपी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का भी वचन दिया था। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। तो राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1 मार्च 1747 ईस्वी में, और इस युद्ध में कौन जीतता है?
ईश्वरी सिंह जीत जाता है और मल्हार राव होलकर और माधो सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं। राजमहल का युद्ध याद रखना है, कब हुआ था? 1 मार्च 1747 ईस्वी में। विजय कौन होता है? ईश्वरी सिंह इसमें विजय होता है। राजमहल के युद्ध के तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर ही था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक, तो मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा जगत सिंह की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया तथा तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ होती है। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित होता है और यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था। तो ईश्वरी सिंह की तरफ से कौन लड़ने गया था? सूरजमल जाट इस युद्ध में लड़ने गए थे। किसमें? बगरू के युद्ध में। 1748 ईस्वी में बगरू का युद्ध हुआ और उसमें ईश्वरी सिंह इस युद्ध को हार जाते हैं और माधो सिंह इस युद्ध में जीत जाता है और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने पड़े। 4 परगने उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाना पड़ा और मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने का विवश भी होना पड़ा। बगरू का युद्ध अगस्त 1748 ईस्वी के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नई देश का होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा और मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपयों के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा और जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हो गया, क्योंकि मराठों के देने के लिए उसके पास कोई रकम भी नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से सरगासुली नामक स्थान इसने बनाया था और सरगासुली पर ही इसने 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने वहां पर आत्महत्या कर ली थी अपने परिवार के साथ। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया। तो माधो सिंह को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। 1750 ईस्वी के बाद माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रख दी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसने एक सुनहरा अवसर भी मिल गया। 10 जनवरी 1751 ईस्वी में मराठों को एकत्रित कर लिया। इस दिन लगभग 4000 मराठों को में नवनिर्मित जो जयपुर नगर है उसके कलात्मक मंदिरों और बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश दे दिया गया। कितने? 4000। दोपहर में माधो सिंह नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया और राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। तो मराठों को इसने मरवा दिया था, किले के अंदर बंद कर गए। तुंगा का युद्ध हुआ। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य छौत को लेकर बार-बार, छौत एक नामक कर था, उसको लेकर बार-बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे कौन थे? महाजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। तो वहाँ के उस समय के शासक कौन थे? स्वाई प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य ये युद्ध हुआ था। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन कर लिया। तो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने प्रताप सिंह का साथ भी दिया था। शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इनके अतिरिक्त महाजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदा ने भी राजपूतों के साथ हो गया। जो महाजी जी सिंधिया थे उनके मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदा ने भी राजपूत के शासक हो गए। शिवपुर तथा करौली के शासक भी इनके साथ हुए थे। जोधपुर के शासक विजय सिंह ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया था। 28 जुलाई 1787 ईस्वी को लाल सोट दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों यानी महाजी सिंधिया और राठौर कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महाजी पीछे हट गए और राजपूत सेना का पलड़ा इस युद्ध में भारी रहा और राजपूत सैनिक जीत गए। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। पाटन का युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1790 को, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो पाटन का युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1790 ईस्वी में। ये डेटें याद रखनी है। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा का युद्ध कब हुआ था? 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में पुनः मराठों से युद्ध किया और इसमें भी मराठे जीत जाते हैं, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। अब ये कृष्णा कुमारी वाद क्या होता है? तो कृष्णा कुमारी वाद के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो मेवाड़ की जो राजकुमारी थी, ये कहाँ की थी? मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, इसका भीम सिंह की पुत्री थी। विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जोधपुर के शासक थे उनके भीम सिंह के साथ इनकी सगाई कर दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण मान सिंह ने इसका विरोध किया था, क्योंकि जो
कृष्णा कुमारी थी, कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया गया। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराजा जो भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय कर दी गई, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता था जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया, पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय कर दिया। और इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों और एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो गया। तो अमीर खां पिंडारी और मराठों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। मारवाड़ के जो शासक थे मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। तो अमीर खां पिंडारी किसके साथ में थे? मारवाड़ के शासक मान सिंह के साथ में। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव किसके सामने रख दिया? मेवाड़ के शासक भीम सिंह के पास रख दिया और उसके बाद नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दे दी गई। अंत में 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ ही इस विवाद का पटाक्षेप हो गया। तो 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया और उसकी हत्या कर दी थी और राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय भी माना जाता रहा है। अब बढ़ते जोधपुर उत्तराधिकार। जोधपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष क्या है उसका अध्ययन भी इस वीडियो में कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर संपन्न हुआ था और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई कौन था? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भक्त सिंह, और अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता है। तो अभय सिंह को गद्दी से हटाकर कौन शासक बनना चाहता है? भक्त सिंह। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा, जबकि नवंबर 1750 ईस्वी में भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर दिया। भक्त सिंह कौन था? अभय सिंह का भाई था। तो भक्त सिंह ने राम सिंह को वहां से गद्दी से हटा दिया था और राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी हत्या ली। राम सिंह भाग कर किसके पास आया? जयपुर आया और माधो सिंह ने से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, मराठों के जो स्थान था कौन था? अजमेर में भक्त सिंह ने अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 जून 1752 ईस्वी को भक्त सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो भक्त सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? 21 सितंबर 1752 ईस्वी को। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास ही कर रहा था। तो राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने का उधर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव, जो मराठों के सरदार थे रघुनाथ राव, ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए जयपाल सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने को भेजा था। जयपाल सिंधिया को उसमें आक्रमण करने के लिए जोधपुर भेज दिया गया। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। किसने? विजय सिंह ने परास्त होकर नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था, वह उनसे संधि करने के विवश हो गया और फरवरी 1756 ईस्वी में उनके बीच संधि हो जाती है। तो फरवरी 1756 में विजय सिंह और राम सिंह के मध्य संधि हो जाती है। फरवरी 1756 ईस्वी में इस संधि की शर्तें क्या रखी गई थी? अजमेर मराठों के बीच में होती है। फरवरी 1756 विजय सिंह और मराठों के बीच में फरवरी 1756 को संधि होती है और इसमें शर्तें रखी गई। ये शर्तें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जमादार जो सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। कौन कौन शर्तें रखी थी? अजमेर और गढ़ बीटली तारागढ़ मराठों के अधीन रहेंगे। तो अजमेर और गढ़ बीटली तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबतसर, केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। तो राम सिंह का अधिकार किन क्षेत्रों में? जालोर सहित जो आधा मारवाड़ है, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबतसर और केकड़ी के जो 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। तो किस क्षेत्र में? जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना भी स्वीकार किया। तो विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए किसको देना स्वीकार किया? मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें से 25 लाख प्रथम वर्ष में दिए जाएंगे और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी होगी। ये सारे फैक्ट पूछे गए थे किसी एग्जाम में। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देने का स्वीकार किया और राम सिंह ने अपनी सहायता की थी मराठों के द्वारा, तो मराठों को 5 लाख रुपए देने का स्वीकार किया। और जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। और जोधपुर राज्य कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र भी रहेगा। और यदि राम सिंह के द्वारा विजय सिंह की सीमा पर अतिक्रमण किया जाता है तो विजय सिंह सैनिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी प्रकार राजस्थान के
उप प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका जब आरंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों से लूटमार से बचे रहे। तो कौन कौन सी रियासत थी राजस्थान में जो मराठों के हस्तक्षेप से बची रही? तो बीकानेर और जैसलमेर से संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। कब? जब मराठों ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया था। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसका अध्ययन भी कर लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो चंद्रप्रदाय के द्वारा। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रावल रतन सिंह की। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल के शासक को परास्त किया था? 1181 ईस्वी में। कब किया था? 1181 ईस्वी में। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी किसके? मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। इसके साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास देखते रहे इसी प्रकार। बीजे क्लासेस जयपुर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।